Good morning, students. Today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 6, major landforms of the earth. And today this is our lecture number 2nd. And today we will discuss the types of mountains. So we have already discussed about the introduction, major landforms of the earth, और हमने इनकी introduction को देख लिया था. Okay, and then we discuss about the internal process and external process, and next we discuss about the what we are going to study in this chapter. कि हम इस chapter में क्या क्या study करने जा रहे हैं ये भी हमने आपको बताया था. So first जो हमने यहाँ पर discussion बताई थी आपको तो किस चीज की discussion करनी थी हमें mountains की. Okay, so we have already discussed about the mountains. Okay, so mountain, and today we will discuss the types of mountains and importance of mountains. Then after that we study about the plateaus and plains. Okay, so let's start. Yes, students. So there are 3 types of mountains. आपके पास 3 तरह के माउंटेन्स जो है 3 प्रकार की 3 टाइप्स आपको माउंटेन्स की मिलती हैं. फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन्स, सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन्स एंड थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन्स. ओके, सो फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स. देखो ये मैं आपको अभी थोड़ा सा वैसे क्लियर कर देती हूँ. जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो क्या होते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स. जैसे कि अभी आपको मैंने पहले भी बताया था पहले अपने लेक्चर में कि आपके पास जो आपकी ये अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है, एक तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं नीचे, क्योंकि आपके पास जैसे अर्थ है उसके यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या ये अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे वाला एरिया जो है यहाँ पर मोल्टन मैग्मा जो है वो रहता है. तो ये मोल्टन मैग्मा की वजह से ये जो हमारे ऊपर अर्थ क्रस्ट जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, कंटिन्यूसली मूव करती हैं. ठीक है, और क्या करती है ये कि कई सालों में, करोड़ों सालों में जाकर ये मूव करती हुई क्या करती है एक दूसरे से टकरा जाती है. जब ये टकराती है जैसे एक दूसरे से तो क्या होती है, जब ये टकरा जाती है तो ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, एक दूसरे से टकराकर ऐसे फोल्ड हो जाती है. और उसकी वजह से क्या होता है, ये ऊपर इस तरीके से माउंटेन्स बन जाते हैं. जब ये आपस में फोल्ड होकर एक दूसरे से टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, तो इस तरह के माउंटेन्स को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स. ओके, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स जैसे कि हमारे पास 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे प्लेट्स हैं, अब वो क्या कर रही है, मान लो वो खिसक गई एक दूसरे से. ठीक है, एक दूसरे से अलग हो रही है, खिसक गई, एक इधर की साइड मूव कर गई, एक इधर की तरफ मूव कर गई. ओके, खिसक चुकी है एक दूसरे से. तो क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक सरफेस था, यहाँ पर ये प्लेट क्या हुई, सराउंडिंग सरफेस है ये हमारा, यहाँ से प्लेट्स जो है एक दूसरे से एक इधर चली गई एक इधर चली गई. तो क्या हुआ, बीच में क्रैक, एक तरीके से क्रैक पड़ गई. ठीक है, क्रैक हो गए. तो कुछ क्या होते हैं, यहाँ से कुछ एरिया क्या होता है, कुछ एरिया नीचे की तरफ सबसीड हो जाता है. ठीक है, यहाँ से जैसे सबसीड हो गया तो कुछ एरिया जैसे ऊपर की तरफ ये उठ गया, तो आपके ये ब्लॉक्स बन जाते हैं, जैसे इस तरह के ना यहाँ पर ये ब्लॉक्स बन जाते हैं. तो ये जो कुछ ऊपर कुछ नीचे, ये ब्लॉक, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स. अभी हम देखेंगे आगे पिक्चर के साथ ब्लॉक माउंटेन्स को भी स्टडी करेंगे कि जब आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अपोजिट साइड में, ठीक है, जो वो खिसक जाती है तो बीच में क्रैक आ जाते हैं, तो उस वजह से क्या होते हैं, कहीं ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन्स होंगे. और थर्ड हमारे पास होते हैं वोल्केनिक माउंटेन. वोल्केनिक माउंटेन सबको नाम से ही पता है कि वोल्केनो को सब जानते हैं. जब वोल्केनिक eruption होता है तो हमारा जो वोल्केनो है वो बाहर निकल कर आता है. ठीक है, अपने से बाहर निकलता है और बाहर एनवायरनमेंट में आकर धीरे धीरे वो कूल हो जाता है और कूल होकर वहां पर डिपॉजिट हो जाता है. तो वो धीरे धीरे जैसे डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ माउंटेन्स जो है वो माउंटेन की शेप ले लेते हैं. ऐसे डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट हो जो जा रहे हैं तो डिपॉजिट होकर माउंटेन की शेप ले लेते हैं. तो जब इन वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स. ओके, सो यहाँ पर 3 टाइप्स हैं हमारे पास माउंटेन्स की, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स. सो द हिमालय माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. तो आपके पास देखो कई माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो करोड़ों साल पहले बन चुके होते हैं. कई माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो अभी जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं. फोल्ड माउंटेन में जो अभी नए बने हैं, कुछ 1 करोड़ साल पहले बने होंगे. ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो हमारे यंग
फोल्ड माउंटेन्स हो गए, और कोई जो हजार करोड़ सालों पहले बन चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में एक दूसरे से टकराने से, फोल्ड होने से, तो वो हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होंगे। सो हिमालय माउंटेन्स एंड द एल्प्स, एल्प्स, ये दोनों माउंटेन्स मैंने आपको अपने पिछले वाले लेक्चर में दिखाए थे मैप के अंदर। एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। तो अब ये जो आपके पास माउंटेन है आपके पास, जैसे ये जो आपका हिमालय है और एल्प्स जो है, जिनकी जो ऊपर की सरफेस होता है ना, एक तो ये क्या होता है रग रिलीफ, यानी कि ऊपर का जो सरफेस होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, और हाई कोनिकल पीक्स, यानी कि एक ऊंची जो है ना चोटीदार जो पीक होती है, जो उसको अपने हमने देखा ना स्मॉल समिट बन जाती हैं। सो नेक्स्ट इज द अरावली रेंज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो आपकी अरावली रेंज है is one of the oldest fold mountain system ये in the world, ये वर्ल्ड में जितने भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनमें से एक माउंटेन रेंज है अरावली रेंज। एंड द रेंज हैज कंसिडरेबली वोन डाउन का मतलब होता है घिस जाना। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है कि जैसे मैंने बताया था कि बारिश आती है या और चीजें होती हैं, उससे क्या होगा, इरोजन होता रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये माउंटेन जो है ना, जैसे मान लो बारिश का पानी आया, इतने तेज बहाव के साथ आता है, या नदियां बहती हैं, उसकी वजह से उनमें क्या होती रहती है, उनका डिपोजिशन होता रहता है, वहां से घिसती चली जाती है वो, और अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो द रेंज हैज कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन की प्रोसेस के कारण जो ये जो अरावली रेंज है हमारी, ये अब क्या करती जा रही है, वोन डाउन हो रही है। एंड द और साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं, और जो आपके एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका, एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर। जो नॉर्थ अमेरिका का एप्लेशियंस और रशिया में जो यूरल माउंटेन्स हैं हैव राउंडेड फीचर्स, उन वो आपको कैसे दिखेंगे, गोलदार। जैसे कि आपको अरावली का क्या क्या दिखा कि वो घिसकर क्या हो चुके हैं, थोड़े सरफेस उनका उनका क्या हो चुका है, अरावली रेंज जो पहले ऊंची थी काफी, वो अब इरोजन के कारण उनकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है, कम हो गई है। लेकिन और दूसरी तरफ जो हमारे अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में है और यूरल माउंटेन रशिया में है, वो कैसे दिखते हैं आपको, राउंडेड। ठीक है, वो आपको गोलाकार दिखेंगे, गोलाकार दिखाई देते हैं। एंड लो एलिवेशन, और उनकी एक तो वो गोलाकार दिखाई देते हैं, एक उनकी जो लो एलिवेशन यानी उनकी जो ऊंचाई होती है वो भी कम है। तो ये दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये माउंटेन्स जो है ये बहुत ज्यादा पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्लियर? So old mountains are, yes, fold down mountains, clear students? So you can see in this map, so यहाँ पे देखिए, ये आपके पास यूरल माउंटेन्स रेंज, ये आपके पास हिमालय की रेंज हो गई, ये एल्प्स की रेंज है, यहाँ पर आपके पास एप्लेशियंस हो गए। ओके, देन ये आपका पास एंडीज, ये मैंने आपको दिखाया पिछले उसमें, हमने एंडीज के रेंज, एंडीज माउंटेन्स पढ़े थे ना। सो ये हमारे पास एंडीज की रेंज हो गई, यूरल माउंटेन्स है हमारे पास ये। ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई आपके। एंडीज हमने पढ़ा था कि जो हमारा साउथ अमेरिका है वहां पर जो है कंटिनेंट, वहां पर एंडीज आपको मिलेंगे। ओके, तो ये आपका पास इसमें आप जो है इस वाले मैप के अंदर आप क्या देख सकते हैं, अपनी रेंजेस को देख सकते हो, हिमालय की रेंज, एल्प्स, एप्लेशियंस, Andes, okay, Great Dividing Range, Ural Mountains, Rocky Mountains. Here you can see here Rocky Mountains. Okay. So next is block mountains. Second type is block mountains. Block mountains are created when large area are broken and displaced vertically. अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे क्रिएट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन, जब कोई एक बहुत बड़ा एरिया आपके पास है वो क्या होने लग जाता है, वो ब्रोकन, वो टूट जाता है। ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, और वो वर्टिकली डिस्प्लेस होता है। देखिए आप यहाँ पर पिक्चर देखिए, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जैसे आपके पास था पूरा एक सरफेस था आपके पास, लार्ज एरिया था, तो अब क्या हुआ कि दोनों जो है ये देखिए ऐसे वर्टिकली क्या हुए, वर्टिकली ये डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, एक एक जो है ये इधर की तरफ
खिसक गया, एक प्लेट इधर की तरफ आ गई, तो बीच में ब्रोकन हो गया, टूट गए एक दूसरे से। सो द अपलिफ्ट ब्लॉक्स, अब यहाँ पर दो तरह के देखो ब्लॉक्स बन गए, कुछ तो आपके सबसिड हो गए, नीचे की तरफ चले गया एरिया, ठीक है, कुछ एरिया ऊपर की तरफ उठ गया। तो आपके पास क्या है, जो अपलिफ्ट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट, इन्हें क्या कहा जाता है, होस्ट, ठीक है, क्या बोला जाएगा, होस्ट, जो अपलिफ्ट ब्लॉक्स बन जाते हैं। एंड द लोअर ब्लॉक्स जैसे आपके पास ये लोअर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये लोअर ब्लॉक्स बन रहे हैं आपके पास, तो द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबेन, ओके, यू कैन से Gravian. Okay, so the Rhine Valley and the Vosges mountain are in Europe are example of such mountain system. आपके पास इन Molucc mountains के कुछ example आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। एक तो आपके पास Rhine valleys और दूसरी Vosges माउंटेन्स यूरोप के, ये आपके किस चीज के एग्जाम्पल हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। Okay, now look, next is, yes, third type of mountain is volcanic mountain. Volcanic mountain has formed due to volcanic activities. अभी आपको बताया मैंने वोल्केनिक एक्टिविटीज कैसी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण जो जो क्या बनते हैं, जो माउंटेन्स बनते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स। तो यहाँ पर एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान are the example of such mountain. So mountains are very useful. Mountains, अब यहाँ पर आपके पास मेन क्या आ गया बच्चे, देखिए आपके पास टाइप्स ऑफ माउंटेन्स तो आपका फिनिश हो गया, थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर देयर। फर्स्ट इज first mountain is fold mountains, second is block mountains, and third is volcanic mountains. Now we will discuss the importance of mountains, कि हमारे पास क्या importance होती है mountains की। So mountains are very useful, कि ये एक तरीके से आपका टॉपिक हो गया importance का। So mountains are very useful, mountains हमारे लिए बहुत ज्यादा useful होते हैं, because the mountains are a storehouse of water. स्टोर हाउस ऑफ वाटर, माउंटेन जो होते हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको ग्लेशियर्स बताए थे, ठीक है, ग्लेशियर्स किनको कहते हैं, कि जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स में जो रिवर्स हैं वो फ्रोजन के कारण वहां पर जम जाती हैं, ग्लेशियर की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है, आइस की फॉर्म में जम वहां पर रहती हैं। तो जब ये क्या होती है, बाद में जब ये पिघलता है ग्लेशियर, तो ये धीरे धीरे ये ग्लेशियर पिघल कर वाटर की फॉर्म में बदल जाते हैं, और बाद में इसे हम लोगों के यूज के लिए, ठीक है, लोगों के यूज के लिए उनके घरों तक इसी पानी को पहुंचाते हैं। तो एक तरीके से ये हमारा क्या हुआ, स्टोर माउंटेन्स क्या है, हमारे स्टोर हाउस है वाटर के। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स एंड रिजर्वियर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्स फॉर द यूज ऑफ पीपल। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास स्टोर ऑफ वाटर होता है, जो माउंटेन्स में हम स्टोर करके रखते हैं इस वाटर को हम बाद में कहाँ तक पहुंचाते हैं, लोगों के यूज के लिए लोगों तक इन्हें पहुंचाया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या और क्या बेनिफिट है इसका, water from the mountains is also used for irrigation. जो माउंटेन से जो वाटर्स आपको मिलता है उसका यूज हम इरिगेशन के लिए, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, तो उस डैम में क्या करते हैं, फिर वहां पर पानी एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ उसका यूज इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी उस पानी का यूज करते हैं। टरबाइन के यूज से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं टरबाइन से, ओके। सो इस तरीके से इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी माउंटेन्स के वाटर को यूज किया जाता है। एंड द रिवर वैली and the terraces are ideal for cultivation of crop. अब देखिए ये एक चीज समझने वाली है कि देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो माउंटेन्स हैं इस तरह के माउंटेन्स हैं, अब इन माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है, माउंटेन्स पे कल्टीवेशन करना, फसलों को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी किस तरीके से हम इसको यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे इरिगेट कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर टेरेस बना देते हैं ऐसे कट करके, इस तरीके से स्टेयर्स टाइप जो है, स्टेयर्स टाइप यहाँ पर कटिंग करके बनाते हैं। तो जब वो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर एरिया बिल्कुल सरफेस जो है आपका एक प्लेन सरफेस आपको मिल जाएगा,
ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर। तो इस एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, टेरेस के ऊपर आप इजिली कल्टीवेशन कर सकते हो, आपको क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हो। दूसरा, जो हमारे पास रिवर वैलीज होती हैं, ठीक है, एक इधर से आया है माउंट पे, एक इधर से आया है, तो बीच में यहाँ पर वैलीज है, ठीक है। तो वैली, ये जो वैलीज होती हैं, यहाँ पर भी क्रॉपिंग की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन वैलीज के अंदर आपके पास क्या होते हैं, फर्टाइल आपको सोयल यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ से पानी बहता हुआ, माउंटेन से पानी बहता हुआ इन वैलीज में आता है, तो अपने साथ कई सारे डिपॉजिट कर चीज सेडिमेंट्स लाता है, जो कि इस वैली को क्या कर देगा, फर्टाइल कर देगा, और यहाँ पर आप क्रॉपिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। Okay, so river valleys and terraces are ideal for the cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, उन माउंटेन्स पे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, फ्लोरा एंड फ्योना, यानी आपको कई तरह के, जैसे जीव जंतु, और जो पेड़ पौधे पौधे वगैरह सब आपको, बहुत जड़ी बूटियां, ये सब आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर। ओके, तो फ्लोरा एंड फ्लोरा की जो है रिच वैरायटी आपको माउंटेन्स पर मिलेगी। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, फोडर मतलब चारा, यहाँ पर आपको फूल प्रोवाइड हो जाता है, फोडर, शेल्टर, रहने के लिए घर, एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स, रेजिन मतलब किशमिश, ओके, सो गम के रेजिन्स एक्सेट्रा, सो ये सब आपको प्रोवाइड हो जाते हैं फॉरेस्ट से। एंड माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट ऑफ टूरिस्ट, साथ ही साथ जो माउंटेन्स होते हैं वो टूरिस्ट के लिए भी काफी बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट के लिए भी, क्योंकि ये क्या होता है, दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीन ब्यूटी, यानी उसके ना ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को, माउंट को विजिट करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, तो टूरिस्ट के लिए भी ये एक बहुत अच्छा स्पॉट होता है। एंड सेवरल स्पोर्ट्स लाइक जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, now the next is plateaus. So now our second topic is plateaus. So हमारी first landform जो था, first part of landform is mountain, जो हमने discuss कर चुके हैं. Now the next part is, next landform is part of the landform is plateau. Okay, so अब हमें देखना है कि plateaus हम किन्हें बोलेंगे। ये कई बार हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। तो बड़ा सिंपल सा है प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स के बीच में डिफरेंस करना। देखिए, अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, देखिए ये आपका क्या है, फ्लैट लैंड, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, जबकि वहां पर क्या था, वो एरिया था आपका, ठीक है, एरिया था वो, जिसके अंदर माउंटेन्स जो होते हैं ना, जैसे हमारे ये माउंटेन्स है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल समिट होते हैं, क्योंकि वहां पर ना एक फ्लैट लैंड नहीं होती है पीक के ऊपर। ये नीचे का जो सराउंडिंग एरिया, नीचे का जो बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है माउंटेन्स में, और ऊपर का जो एरिया है, जो पीक पॉइंट होते हैं, वो क्या होता है, आपके पास स्मॉल समिट होते हैं। जबकि प्लेट्यूज जो होंगे, प्लेट्यूज की हाइट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं मिलेगी, और आपके पास जो प्लेट्यूज होंगे वो इस तरह के, जैसे ऐसे भी हो सकते हैं प्लेट्यूज, ठीक है, आपके पास एक सराउंडिंग एरिया होगा, उसके ऊपर जो उठा हुआ एरिया होता है, उसका जो ऊपर का एरिया, ऊपर का जो पॉइंट होता है, वो क्या होगा, काफी फ्लैट पाया जाएगा, फ्लैट लैंड आपको मिलेगी, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्लेट्यूज। सो इट इज फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अब देखो, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है प्लेट्यूज का, टेबल लैंड। आप देख तो कई बार टेबल देखते हो, टेबल क्या होती है, टेबल आपके सराउंडिंग जो आपका सी लेवल होता है, ठीक है, जैसे आपके घर में टेबल रखी है, आपका नीचे सराउंडिंग एरिया, ये नीचे आपका फर्श है, फ्लोर है, वहां से टेबल आपकी रखी हुई है, ये ठीक है, ये टेबल रखी हुई है आपकी। तो टेबल क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या होती है आपके पास, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है इसका टेबल का, और लेकिन ये आपके जो नीचे का सी लेवल होता है, उससे ये ऊपर होती है। ओके, तो ये टेबल को, आप जो टेबल है उसको आप बड़ा अच्छा एग्जांपल बता सकते हो प्लेट्यूज का। तो अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, इट इज फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। एंड प्लेट्यू मे हैव वन और मोर साइडेड विद स्टीप स्लोप्स। अब आपके पास जो ये प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यूज के एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, इसके स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं, किनारे हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा भी, हाँ, इसके स्टीप स्लोप्स आपको मिलेंगे। एंड द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। अब यहाँ पर क्या है, जो आपके पास प्लेट्यूज हैं,
प्लेट्यूज की हाइट, ये नहीं है कि बहुत छोटे छोटे आपके पास प्लेट्यूज होते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। माउंटेन्स की तरह जो प्लेट्यूज के जो हाइट होती है वो भी अक्सर क्या करती है, फ्यू हंड्रेड मीटर से लेकर, कुछ 100 मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक प्लेट्यूज की हाइट हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे हमारी तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू, जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड के अंदर, उसका सबसे ज्यादा जो है हाइट है प्लेट्यू की, और वो हाइट नियर अबाउट 4000 टू 6000 मीटर्स तक ऊंची है तिब्बत प्लेट्यू की। ओके, तो जो ये प्लेट्यूज होते हैं इनकी जो हाइट भी वेरी करती है, कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स तक। सो प्लेट्यूज लाइक, जैसे लाइक माउंटेन मे बी यंग और ओल्ड, प्लेट्यूज भी माउंटेन की तरह यंग प्लेट्यूज भी हो सकते हैं और ओल्ड भी, ठीक है, जो अभी कुछ सालों पहले बने होंगे या कुछ करोड़ साल पहले जो होंगे, ओल्ड प्लेट्यूज भी आपको मिलेंगे माउंटेन्स की तरह। तो द दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है में से एक है। एंड द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, कीनिया के अंदर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, एंड तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आर द अदर एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए आपके पास प्लेट्यूज के। एंड अभी मैंने आपको बताया था तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। सो प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल। अब मेन यहाँ पर प्लेट्यूज के बारे में हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखिए, जैसे हमने देखा कि माउंटेन्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक मतलब हम उसे किस किस लिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही प्लेट्यूज भी हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। प्लेट्यूज से हमें क्या मिलता है वो देखिए। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यूज जो है मिनरल डिपॉजिट्स के अंदर में काफी रिच है ये। As a result, many of mining areas in the world are located in the plateau areas. Okay, so the African plateau is famous for, जो हमारे अफ्रीकन प्लेट्यू अभी हमने ऊपर देखा अफ्रीकन प्लेट्यू, so the African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserve of iron. इंडिया के अंदर जो हमारे आयरन है, coal and manganese are found in the Chota Nagpur plateau. And in the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. अब आपने कई बार देखा होगा जो प्लेट्यूज एरियाज होते हैं वहां पर ना उन प्लेट्यूज पे कहीं आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं, रिवर फॉल्स, जो कि उसको क्या करते हैं, वो किससे बेनिफिट हो रहे हैं। अब हम ये सोचें कि वाटरफॉल से रिवर फॉल अगर हमारे प्लेट्यूज पर हो रहा है, एरिया पर हो रहा है, तो वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल किस तरीके से है, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, लोग यहाँ पर क्योंकि इसकी जो ब्यूटी होती है वो देखने की होती है, तो ये टूरिस्ट स्पॉट का काम करती है जहां से हमें अर्निंग भी हो जाती है। सो इन इंडिया कुंडरू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर ऑफ Subnareka and the Jog Falls in Karnataka are the example of such waterfalls. Okay, next एक और तरह के होते हैं लावा प्लेट्यूज। लावा प्लेट्यूज नाम से पता है, ऐसे प्लेट्यूज जो कि हमारे किससे लावा से बने हैं। जैसे जब वोल्केनो एरप्ट हुआ तो उसकी वजह से एनवायरमेंट में आके जब वो ठंडा होता है और वो प्लेट्यूज का एक फॉर्म में बन जाता है, तो वो क्या होगा, लावा प्लेट्यूज। सो द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन द ब्लैक सोयल। तो इस तरह के जो लावा प्लेट्यूज होते हैं, यहाँ पर आपको किस तरह की सोयल मिलेगी, ब्लैक सोयल। और आपको पता है कि ब्लैक सोयल हमारे किस चीज के लिए बेनिफिट होती है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सोयल जो होती है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। सो दैट आर फर्टाइल एंड गुड आर कल्टीव फॉर कल्टीवेशन। तो ये जो ब्लैक सोइल होती है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और गुड्स की कल्टीवेशन के लिए काफी यूजफुल है। सो मैनी प्लेट्यूज हैव सिंक स्पॉट्स एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। ओके, so now the next is plains. So now the next landform is plain. अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम हमारे पास जो मेजर लैंडफॉर्म है उसमें हम 3 तरह के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सो थर्ड जो हमारे पास फॉर्म है वो है प्लेन्स।
ठीक है। हमारा जो अब ये नदर्न एरिया है, सो नदर्न एरिया सारा हमारा प्लेन एरिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है ना वो प्लेन एरियाज में रहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है। अब क्या है कि जैसे आप अपने मैप में देखें तो ऊपर सबसे टॉप में जाए तो वहां से सारा माउंटेन रेंज है, वहां से माउंटेन से क्या होती है, जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हुई जब नीचे इधर नदर में जैसे बिहार, यूपी और इधर आपके पास असम वगैरह में जाए तो यहाँ पर ये प्लेन एरिया में यहाँ पर आ जाती है। धीरे धीरे ये रिवर का फ्लो ऊपर से बहुत तेज फ्लो के साथ ये अपने साथ काफी सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर आता है और इस एरिया में आकर यहाँ पर क्या कर देगा, ये डिपोजिशन कर देगा, उसको डिपॉजिट कर देगा। तो डिपॉजिट करने से क्या होता है, ये जो एरिया है इधर के हमारा जो नदर्न एरिया है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, और फर्टिलिटी होने की वजह से यहाँ पर क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो भी काफी ज्यादा है। ओके, सो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। तो अब हम देखें कि प्लेन्स कौन से होंगे, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, यानी जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो एक बिल्कुल फ्लैट लैंड के बहुत बड़ा एरिया ये होता है। एंड दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल। अभी आप देखिए ये जो हमारे पास प्लेन्स होते हैं ना, जो मैदान होते हैं हमारे पास, तो ये इनका सी लेवल से ये 200 मीटर तक से ज्यादा के ऊंचे नहीं होते, सिर्फ 200 मीटर तक की हाइट तक के ये हमारे होते हैं। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो बहुत लेवल में होते हैं, अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड undulating. So most of the plains are formed by river and their tributaries. कुछ प्लेन्स जो होते हैं, कुछ जो हमारे प्लेन्स हैं वो किससे बने हुए, उनका निर्माण हुआ है रिवर के जरिए और उनकी ट्रिब्यूटरीज के जरिए। जो मैंने अभी बताया कि जैसे माउंटेन से रिवर बड़ी तेजी से बहती हुई आती है और धीरे धीरे अपने साथ जो सेटलमेंट्स लेकर आती हैं अपने साथ रास्ते में छोड़ती हुई आती हैं, तो वहां वो प्लेन एरियाज प्लेन्स जो है वो बना देती हैं, फर्टाइल जो होते हैं बहुत ज्यादा। एंड रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स एंड इरोड दैम। ठीक है, जो रिवर फ्लो करती हैं माउंटेन्स के स्लोप पर बहुत तेजी से करती हैं और उनको उनको क्या कर देती है, इरोड मतलब तोड़ तोड़ देती हैं उन माउंटेन्स को। एंड दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और इस इरोडेड मटेरियल को वो अपने साथ उठाकर लाती हैं, अपने साथ भाकर लाती हैं। एंड दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज। सो इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन फॉर्म। तो जहां पर लाकर ये इन सबको डिपॉजिट करती हैं, स्टोन सैंड सिल्ट को अपने साथ बहाकर लाती हैं, और जहां पर ये अपने इनको डिपॉजिट करती हैं वहां पर क्या बन जाते हैं, प्लेन्स का निर्माण हो जाता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके। सो जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ गई कि प्लेन्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस है, प्लेन्स की काफी यूजफुल है ये। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना बड़ा इजी है। एंड दीज प्लेन्स आर वेरी thickly populated regions of the world, and some of the largest plains made by the rivers are found in Asia. आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, एशिया में एंड नॉर्थ अमेरिका में। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड, अगर हमें अपने एशिया में जहां हम रहते हैं एशिया में, तो एशिया की बात करें, सो दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड और दूसरा ये है यांग्स इन चाइना, चाइना में इससे। ओके, सो प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज और फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन्स होते हैं वो हमारे लिए ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, लोगों के रहने के लिए भी ये एरिया बहुत यूजफुल होता है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर द कल्टिवेशन। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोयल, इस फर्टाइल सोयल के कारण द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। जो हमारी लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए काफी प्रोडक्टिव है। एंड इन इंडिया टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इंडिया के अंदर जो हमारी इंडो गंगेटिक प्लेन्स है ना, वो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, मतलब काफी लोग रहते हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन काफी हाई है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब हम देखेंगे जितनी भी हमने ये लैंडफॉर्म्स पढ़ी और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बीच का क्या कैसा लिंक है, क्या रिलेशन है उनका। सो ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंडफॉर्म्स इन द डिफरेंट वेज। ओके, तो ये जो हमारे यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो अलग अलग जो
लैंडफॉर्म्स हैं अलग अलग टाइप्स के, वहां पर अलग अलग तरीके से वो लोग रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज में जो लाइफ है वो काफी डिफिकल्ट होती है, और प्लेस प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। जबकि प्लेन को अगर आप देखें तो मैदानी क्षेत्र देखें तो वहां पर रहने के लिए कंडीशन माउंटेनियस एरियाज के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होती है। सो इट इज, क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप, यहाँ पर आप आसानी से क्रॉपिंग कर सकते हैं। बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन द प्लेन, ठीक है, आप यहाँ पर इजिली जो है हाउसेस बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, एंड कंपैरेटिवली किसके, माउंटेन की। सो कैन यू पॉइंट आउट यहाँ पर नेक्स्ट, समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, अब ये तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है, कुछ चीजें हमारे यहाँ पर जो नेचर से आती हैं, नेचर से कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, वोल्केनिक करप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, कॉज वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ये किसका कारण बनती हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का ये कारण बन जाती हैं। ह्यूज लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेसेस, जब ये इस तरह का डिजास्टर्स आते हैं तो इससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का बहुत ज्यादा लॉस होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोवर द रिस्क। अब क्या है कि ये इस तरह की जो क्लैमिटीज आती हैं, देखो ये तो आएंगी ही आएंगी, इनको आप नहीं रोक सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैसे इनसे बच सकते हो, सिंपल सी बात है, आप सिर्फ अवेयर हो सकते हो इनके प्रति। अवेयर कैसे हो सकते हो, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस तरह की क्लैमिटीज, अर्थक्वेक आता है, या आपके के अर्थक्वेक आया, या फिर लैंडस्लाइड हुई, या कुछ इस तरह के डिजास्टर आए, तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो आपको वो उन चीजों के लिए अवेयर होना चाहिए। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। ओके, तो आपको अपने, आपके चारों तरफ मतलब जो भी चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी लैंड को कैसे यूज कर सकते हैं, आपको कैसे यूज करें अपनी लैंड को, वाटर को कैसे यूज करें, वेस्टेज ना करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इज इन अ वेस्टफुल मैनर, लेकिन अक्सर हम अपने इसी लैंड को वेस्टफुल मैनर्स में, बड़े ही वेस्टफुल मैनर्स में इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड। अब जिस लैंड के ऊपर आप लोगों को खेती करनी चाहिए, ठीक है, अनाज उगाना चाहिए, उसी फर्टाइल लैंड के ऊपर आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, हाउसेज बना रहे हो। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। अब जो गार्बेज है, ठीक है, कूड़ा है, आपको क्या करना चाहिए, वो डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो उसको जमीन पर ही फेंक देते हैं, जहाँ है, जहाँ खड़े हैं वहीं हम लोग सारा कूड़ा गिर देते हैं, या फिर हम लोग उसको पानी में, वाटर में बहा देते हैं, वहां पर वाटर को डर्टी कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे पोल्यूशन फैलता है सब, और साथ ही साथ जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है आजकल, वो इसी का रीजन है, इन्हीं सब कारणों से है जो हम लोग इस तरह के काम करते हैं। So we should avoid using such important gifts of nature in a केयरफुल मैनर। इसीलिए हम लोगों को, जो हमें ये नेचर से ये गिफ्ट मिला है, इस गिफ्ट को बड़े ही केयर मतलब कि हम इसको केयरलेस मैनर से इसको यूज कर रहे हैं, जबकि हमें इन चीजों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस चीज को। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आर यूज, ये जो अवेलेबल लैंड है हमें जो नेचर से मिली है, ये केवल हमारे यूज के लिए ही हमें नेचर से नहीं मिली है, हमें आगे अपने फ्यूचर को, अपनी जो हमारी आने आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हमें रखना है। तो हम, जैसे एक लाइन है, बड़ी अच्छी सी लाइन है, कि हम ये कहते हैं कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ये सोच के ना करें कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये दिया है, बल्कि हम ये सोचकर इसका यूज करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसने हमें ये उधार में दिया है। तो हम जब उधार वाली चीज को हम यूज करते हैं तो हम उसे बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुल तरीके से यूज करते हैं, तो हमें ये सोच कर यूज करना चाहिए इन नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी जो ये अर्थ है, टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। हम अपने आने वाली, हमें उनका यूज इस तरीके से करना चाहिए कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी उसका यूज कर सके।
Okay, students. So, यहाँ do you know Swachh Bharat Mission, healthy mind lives in healthy body, and for a healthy body, clean environment, particularly clean water, air, and hygienic surroundings are prerequisites. So, Swachh Bharat Mission, a Government of India programs aims to achieve all these for people. Okay. So now this chapter is finished now. So that's all for today. Have a good day.